am Mahvish Altaf of 10th class, student of Posh Coaching, and today my topic is about power sharing. Power sharing. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग कैसे होता है, हम पावर को कैसे शेयर करते हैं और पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। फर्स्टली हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। व्हाट इज पावर शेयरिंग? व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्या होता है? अब हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना, पावर को बांटना, कहीं हाथों में बांटना, कहीं लोगों में बांटना, ताकि पावर किसी एक इंसान के पास ना रहे। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब पावर को बांटना, शेयर करना, सिंपली उसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। व्हाई इज पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? अगर पावर शेयरिंग नहीं होता तो कोई सुप्रीम लीडर होता, उसके पास हर तरीके का पावर होता, वो जो चाहे करता, वो चाहे कोई न्यू लॉ पास करता, वो चाहे तो कोई डिक्टेटरशिप ले आता, उसको जो मर्जी चाहे वो करता। अब हम हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है हिटलर की। एडोल्फ हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर था, वो जहाँ पे वो रहता था वहाँ की डेमोक्रेसी में उसने अच्छे तरह से पावर शेयरिंग नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको डिक्टेटरशिप मिली थी। अब हम देखते हैं कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे होता है। अब हम दो कंट्रीज लेते हैं, एक तो बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो थी वो एक एथनिक कंट्री थी। अब हम देखते हैं एथनिक क्या होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको हम एथनिक बोलते हैं, मतलब कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को हम एथनिक बोलते हैं। बेल्जियम में क्या था, वहाँ पे दो तरीके के लोग रहते थे। एक तो वहाँ पे रहते थे डच पीपल, डच स्पीकर्स, वो डच बोलते थे, और वहाँ पे रहते थे फ्रेंच स्पीकर्स, ये फ्रेंच बोलते थे। जो डच स्पीकर्स थे वहाँ पे वो 59% थे, और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 40% थे। जो डच स्पीकर्स थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो वेलनिया रीजन में रहते थे। तो अब हो गया बेल्जियम का। बेल्जियम में एक कैपिटल थी ब्रुसेल्स में क्या था, वहाँ पे एकदम उल्टा था। वहाँ पे भी डच और फ्रेंच पीपल रहते थे, मगर जो डच पीपल थे वो जस्ट 20% थे, और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 80% थे। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो डच था वो था 20% और फ्रेंच थे 80%। फ्रेंच थे ज़्यादा मेजॉरिटी में एज कम्पेयर टू डच पीपल। तो अब कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया? जो फ्रेंच और डच पीपल ने, इन्होंने क्या किया काम, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, इन्होंने उसको 50-50% डिवाइड किया। मतलब कि जो वहाँ की यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट थी वहाँ पे, यूनियन मतलब जो पूरे कंट्री पे रूल करती है, उसमें उन्होंने रखे 50% डच के, 50% फ्रेंच के, ताकि अब डच वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, 50% इनका, 50% हमारा, तो ठीक है। अब इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। अब अगर इनको कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें हर एक को इक्वल राइट था। जितना राइट फ्रेंच पीपल को बोलने का था, उतना ही राइट डच पीपल्स को भी बोलने का था। तो इसके बाद हम चलते हैं श्रीलंका पे। जो श्रीलंका में क्या था, वहाँ पे भी दो तरीके के लोग रहते थे, सिन्हालीज, और वहाँ पे रहते थे तमिल्स। तो जो वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग थे वो थे 78%, और जो तमिल्स थे वो थे 14%।
तो वहाँ पे क्या हुआ, अगर वो चाहते वो भी 50-50% करके ये मतलब कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने सिंहालीज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि जो सिंहाली है वो, और उनको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। और जो वहाँ पे तमिल्स भी तो थे 18%, उनको कोई राइट नहीं मिला। और जो वहाँ पे सिंहालीज थे जो वहाँ पे सिंहाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल्स थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे, मोस्टली मुस्लिम्स। मतलब कि जो सिंहाला स्पीकर्स थे वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते थे, और जो तमिल्स थे वो उनमें कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ इंडियन मुस्लिम्स भी थे। तो इन्होंने क्या इन्होंने अब जब इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इन्होंने अपने बुद्ध रिलीजन को आगे बढ़ाया। तो अब तमिल्स ने सोचा एक तो हमें कोई राइट नहीं मिला और ये अपने रिलीजन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम पीछे ही धकेले जा रहे हैं। तो उनके बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया, राइट्स पैदा हो गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर। इन दोनों के तमिल्स और सिन्हालास के बीच में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया। तो इनमें तमिल्स को मोस्टली बहुत सारे तमिल्स मारे गए, और जो तमिल्स रहे भी वहाँ पे उन्होंने अपना रिलीजन और लैंग्वेज, उन्होंने अपने रिलीजन और लैंग्वेज को चेंज किया, फिर वो सिन्हालास के साथ रहने गए। क्यों, अगर इस सिविल वॉर की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर तमिल्स ही मारे गए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें पावर, अब हम देखेंगे इसमें पावर शेयर कैसे होता है। हॉरिजेंटल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें 3 किस्म के ये होते हैं गवर्नमेंट्स। लेजिस्लेचर, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लेकिन पावर सेम होती है। अब जितनी पावर लेजिस्लेचर के पास होगी उतनी ही जुडिशरी के पास होगी, उतनी ही एग्जीक्यूटिव के पास होगी। कोई ज़्यादा पावर इंजॉय नहीं करता। ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं लेकिन पावर सेम रहती है, इनकी सेम लेवल पे पावर इनकी रहती है। और जो इनमें जुडिशरी है वो एक मेन रोल प्ले करते हैं, वो इन दोनों को देखता रहता है कि मतलब कोई गलती ना करे, ये कोई गलती ना करे। मतलब इससे हमें याद रखना है कि जुडिशरी जो है वो मेन रोल प्ले करता है इस पावर हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में, जो कि इन दोनों को स्टेयर करता है कि वो कोई गलती ना करे और ये कोई गलती ना करे। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर होता है। जैसे कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। अब मिसाल के तौर पे
अब हम एक गांव की बात करते हैं। अगर हमारे गांव में रोड्स खराब है या बिजली नहीं आ रही या पानी नहीं आ रहा है, तो अब ये थोड़ी ना, अब हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अब थोड़ी ना हम सीधा मोदी के पास जाएंगे, हमारे रोड्स नहीं है। इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट होती है हमारे गाँव में। अब इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट अलग है, उसके पास अपने रूल्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास अपने पावर्स होंगे। यूनियन गवर्नमेंट, इसके पास अलग पावर्स होंगे। मतलब हर एक गवर्नमेंट के पास अपने अपने पावर्स होते हैं। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट होगा, इस सेंट्रल, इसके पास ज़्यादा पावर होगी एज कम्पेयर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इसके पास ज़्यादा पावर्स होगी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके बाद आता है पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली पीएम के पास तो नहीं जाएंगे। पंचायत होती है हमारे गांव में या कुछ पंच होते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है, हम सीधा कोर्ट तो नहीं जाते, पहले हम पंचायत, मतलब अपनी पंचायत में ये बोलते हैं कि हाँ इधर पे कोई प्रॉब्लम है। जब उनसे सॉल्व ना हो तब हम कोर्ट जाते हैं, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। मतलब पहले हर एक की अपनी अपनी अलग अलग लेवल है। पहले पंच होता है, फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से सॉल्व नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आगे आगे ऐसे ही। इसके बाद क्या होता है, पावर डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। मतलब आज यहाँ पे बीजेपी है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनको लोग इलेक्ट करते हैं, वो खुद इलेक्ट नहीं। जैसे हम चाइना की एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे लोग इलेक्ट नहीं करते पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा उसको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। वो वहाँ के ये पॉलिटिशियंस खुद इसको इलेक्ट करते हैं। तो इधर पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इधर पे लोग इलेक्ट करते हैं, जो उनको सही लगेगा वो उसको इलेक्ट करते हैं, और फिर वो लोगों की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पावर शेयरिंग। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर पॉश कोचिंग क्लासेस।